बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूँ सईद चौधरी। पीटीआई के चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस जो है वो आखिरी मराहल में दाखिल हो गया होगा और बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या ये वीकेंड जो है, यानी जो संडे आ रहा है, एतवार, ये इमरान खान जेल में गुजारेंगे। मेरी पेशगोई क्या है, जज साहब का मूड क्या नज़र आ रहा है, और फिर इमरान खान आला अदालतों से रिलीफ लेने जाते हैं। रिलीफ मिलता है, लेकिन रिलीफ की निस्बत मुसीबत ज़्यादा गले पड़ जाती है खान साहब की। ये क्या मामला है? और जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने जो जजमेंट दी है, उसमें आज यानी 4 अगस्त को मैं ये इबलाग कर रहा हूँ, और उन्होंने जो जजमेंट जारी की है तोशाखाना केस में इमरान खान की, उसमें 3 अगस्त की तारीख उन्होंने डाली हुई है। उन्होंने ऐसा क्यों किया है? और फिर तोशाखाना केस में जो दिलचस्प सूरत हाल है, और फिर इनके जो वकला हैं वो पुलिस को देख के पतली गली से क्यों निकल गए, ये मामला हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और फिर हाँ, आमिर फ़ारूक साहब ने जो जजमेंट दी है उसके मुख्तलिफ पैराग्राफ्स जो हैं वो हम आपके सामने रखेंगे। और उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के मुकदमात का भी हवाला दिया है, वो किस तनाज़र में उन्होंने हवाला दिया है। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे मर्दमशुमारी। जनाब, मर्दमशुमारी, डिजिटल मर्दमशुमारी हो चुकी हुई है, और जो CCI है, मुश्तरका मफादात की कौंसिल जो है, उसका इजलास तलब कर लिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म साहब की सरबराही में इजलास होगा, चारों वज़रा आला होंगे, उसमें शामिल होंगे, और 3 काबीना के अरकान मज़ीद उस कौंसिल में शामिल होंगे, और वो फैसला करेंगे जनाब कि मर्दमशुमारी जो है इसकी मंजूरी देनी है, नहीं देनी है, या फिर कुछ और हो सकता है। बहुत सारे लोगों का ख्याल है, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी कहा कि जनाब ये हम मुश्तरका मफादात की कौंसिल में लेके जा रहे हैं, अगर नई मर्दमशुमारी हुई है तो फिर उसके मुताबिक ही इलेक्शन होने चाहिए। अगर उसके मुताबिक इलेक्शन होते हैं तो फिर हल्का बंदियों में टाइम लगेगा, 100 से 120 दिन लगेंगे, और 90 दिन, ये कहते हैं कि 9 अगस्त को हमने असम्बली तहलील कर देनी है, तो फिर 90 दिन चाहिए उन्हें, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं, तो ये हल्का बंदियों के लिए मज़ीद 100 से 120 दिन चाहिए होंगे। पहले भी कर सकता है इलेक्शन कमीशन, अगर तेज़ी दिखाए तो। ख्याल यही है कि मर्दमशुमारी की मंजूरी जो है ये दे दी जाएगी, और फिर नई हल्का बंदियाँ होंगी, ज़ाहिर आइनी तकाजा है ये। लेकिन जो ज़राए हैं वो एक तीसरे पहलू की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। एक तो यह है कि जनाब मुस्तरद कर दी जाए, मुस्तरद का इम्कान नहीं है, मंजूर कर ली जाए इसका इम्कान मौजूद है। 60% इस बात का इम्कान मौजूद है कि ये मंजूर कर ली जाए मर्दमशुमारी जो हुई है। लेकिन इसमें कुछ सूबों के तफज़ात हैं, कुछ सियासी जमातों के भी तफज़ात हैं, जिससे वो वज़ीर-ए-आज़म को आगाह कर रहे हैं, खासतौर पर MKM वाले जो हैं उनके तफज़ात हैं। तो फिर तीसरा ऑप्शन 40% वो पेशगोई की जा रही है, ज़राए के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, कि एक तीसरा ऑप्शन भी मौजूद है कि ये मामला किसी कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाए। एक कमेटी बना दी जाए, एक आला सतही कमेटी बना दी जाए, जो इस मर्दमशुमारी पर होने वाले एतराज़ात का जायज़ा लेकर एक रिपोर्ट मुरतब करे, और फिर दोबारा ये मामला जो है CCI में लाया जाए। लेकिन 40% इस चीज़ के, मेरे ज़राए ये कहना है कि इस चांसेस जो इस बात के हैं वो 40% हैं। 60% जो हैं वो यही हैं कि ये मंजूर हो जाएगी। लेकिन बहरहाल 1% भी बहुत होता है, वो कह रहे हैं तो फिर भी 40% की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं जनाब हम इमरान खान तोशाखाना केस। सुप्रीम कोर्ट से शुरू कर लेते हैं। जिस तरतीब से अदालतों में कार्रवाइयाँ हुई हैं, उसी तरतीब से हम इस मामले का जायज़ा ले लेते हैं। मिस्टर याहिया अफरीदी की सरबराही में बेंच के सामने ये केस आता है इमरान खान का, और वो जज साहब ये रिमार्क्स देते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फैसला करने दिया जाए, और इस्लामाबाद के हतमी फैसले तक जो लोअर कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट, यानी हुमायूं दिलावर साहब वाली जो अदालत है, उसको इस केस की समाअत जो है ये रोक देनी चाहिए, वहाँ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, या कार्रवाई रोक दे वो अदालत। लेकिन ये ज़बानी रिमार्क्स थे। मेरी इतलाक़ के मुताबिक कोई तहरीरी हुक्म ऐसा जारी नहीं किया गया। अगर तहरीरी हुक्म जारी किया भी गया हो, मैं इसलिए कह रहा हूँ तहरीरी हुक्म वाली बात कि इन्होंने अपनी दरख्वास्त जो है, ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट से वापस ले लिया। इन्होंने रिक्वेस्ट की बेंच से कि हम अपनी दरख्वास्त जो है ये वापस लेना चाहते हैं। अगर दरख्वास्त वापस ले ली जाए तो फिर आम तौर पे, अमूमी तौर पे
کوئی حکم جاری نہیں ہوتا بلکہ ڈسپوز آف کر دی جاتی ہے یا ڈسمس کر دی جاتی ہے۔ تو اگر انہوں نے یہ حکم دیا بھی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حتمی فیصلے تک ٹرائل کورٹ جو ہے اس کیس کی سماعت جو ہے وہ توشہ خانہ والے کیس کی سماعت جو ہے وہ روک دے۔ اب بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اسلام آباد میں ایک کیس ابھی پینڈنگ ہے، وہ جو گواہ تھے ان کے، جنہوں نے گواہوں کی صفائی کے گواہوں کی لسٹ پیش کی تھی، ٹرائل کورٹ نے وہ لسٹ مسترد کر دی تھی کہ یہ غیر متعلقہ لوگ ہیں۔ اس کے خلاف بھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ آئے ہوئے ہیں، اور مسٹر جسٹس عامر فاروق صاحب نے اس درخواست پہ نوٹس جاری کر دیے ہیں اور ڈیٹ کوئی نہیں دی۔ انہوں نے کہا ہے 2 صفحات کی وہ ججمنٹ ہے، عبوری آرڈر ہے، تو انہوں نے کہا جناب اگلے ہفتے کسی وقت اس کی سماعت کریں گے۔ تو کیونکہ یہ ایک کیس پینڈنگ ہے، اس لیے بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ سپریم کورٹ نے اگر روک دیا ہے تو اس کیس کا جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا ٹرائل کورٹ کارروائی نہیں کر سکتی۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ جو سپریم کورٹ میں معاملات تھے وہ تمام معاملات جو ہیں وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے کے ذریعے عامر فاروق صاحب نے نمٹا دیے ہیں۔ یہ کیس جو ہے گواہوں والا، یہ سپریم کورٹ تک کبھی گیا ہی نہیں تھا۔ اب چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے جو ان کی 3-4 نگرانی کی درخواستیں تھیں، یعنی ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف، ایک تو یہ تھا جناب کیس ٹرانسفر کر دیا جائے کسی دوسری عدالت میں، جج متعصب ہے، اس کی پوسٹیں پوچھتے ہیں جناب فیس بک پہ، ان کے فیس بک اکاؤنٹ کی وہ بھی اسکرین شاٹ وغیرہ بھی عدالت نے دیے تھے، اور ایف آئی اے کو عدالت نے انکوائری کا بھی کہا تھا، اس کی رپورٹ بھی آگے ہوئی ہے، اور یہ منتقل کر دیا جائے کسی دوسری عدالت میں۔ وہ درخواست جج صاحب نے مسترد کر دی، اس کے نہیں بھائی یہ نہیں ہونا۔ اور دوسرا جو جوریڈکشن والا سوال ہے کہ دائرہ اختیار ہی نہیں ہے عدالت، غلط سماعت کیے جا رہے ہیں ہمایوں دلاور صاحب، اس پہ عدالت نے ایک دفعہ پھر ریمانڈ کر دیا ہے۔ جج صاحب کو کہا ہے کہ جناب فری کین کا موقف سن کے جو یہ سوالات میرے سامنے لے کے آئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ان تمام کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے، دوبارہ جانی۔ پہلے بھی انہوں نے ایک دفعہ ریمانڈ کیا تھا، تو اس وقت پھر انہوں نے دلائل نہیں دیے تھے، دلائل نہ دینے کی وجہ سے تو جج صاحب نے کہا تھا جناب جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں ان کو سن کے انہوں نے فیصلہ کر دیا تھا اور کہا جناب قابل سماعت ہے۔ اب پھر جج صاحب نے کہا کہ ان کا موقف سن کے، ان کے 2 نکات ہیں جو وہاں انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو روٹ ہے استغاثے کا، کیس کا جو بھی روٹ ہوتا ہے وہ جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے پہ لے جاتا ہے، پھر جوڈیشل مجسٹریٹ جو ہے وہ متعلقہ عدالت میں بھیجتا ہے۔ یہ ڈائریکٹ سیشن کورٹ میں آ گئے ہیں الیکشن کمیشن والے توشہ خانہ کیس میں، استغاثہ ہے نا یہ۔ اور دوسرا جو ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر اسلام آباد ہیں جن کی طرف سے یہ استغاثہ فائل ہوا ہے، ہمایوں دلاور صاحب جس کی سماعت کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں وہ نوٹیفائڈ افسر نہیں ہے، الیکشن کمیشن نے ان کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا تھا کہ یہ بندہ جو ہے ہماری طرف سے استغاثہ فائل کرے گا۔ تو اس پہ دلائل دے چکے ہوئے ہیں جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں امجد پرویز صاحب، اور انہی دلائل کی بنیاد پہ عدالت نے اپنی جوڈیشن کا تعین کیا تھا کہ جناب یہ قابل سماعت ہے۔ یہ ٹیکنیکل معاملہ ہے، وہ جو استغاثے کا نوٹیفیکیشن والی بات ہے وہ تو آرڈر میں لکھا ہوا ہے آخری پیراگراف میں، وہ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وزن نہیں ہے۔ اور دوسرا جو جوڈیشل مجسٹریٹ والا ہے وہ قانونی موشگافی ہے، تکنیکی معاملہ ہے، اور بہت ساری ججمنٹس ایسی موجود ہیں کہ تکنیکی معاملات کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر یہ جو اعتراضات ہیں یہ ابتدا میں ہی اٹھانا ضروری ہے۔ قانونی تقاضا یہ ہے کہ جوریڈکشن کا سوال پہلی سماعت پر ہی اٹھا دیا جاتا ہے۔ اب یہ تو یہاں 342 کا یعنی ملزم کا بیان بھی قلم بند ہو گیا ہوا ہے، دلائل بھی الیکشن کمیشن کے مکمل ہو گئے ہوئے ہیں، صرف خواجہ حارث صاحب کے آخری دلائل جو ہیں وہ رہتے ہیں، باقی تو سارا کیس ہی کنکلیوڈ ہو گیا ہوا ہے۔ تو اس مرحلے پہ یہ جو آبجیکشن ہے جوریڈکشن والا، دائرہ اختیار والا، میرے خیال میں یہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اور دوسری چیز جو خان صاحب کے گلے پڑی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، وہ جو اس کا پیراگراف نمبر 12 ہے ججمنٹ کا، جو عامر فاروق صاحب نے ججمنٹ دی ہے، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو درخواست گزار ہے عمران خان،
उनके जो वकील हैं ख्वाजा हारिस अहमद साहब, उन्होंने प्रेस नहीं किया तसब की बुनियाद पे, यानी जज मुतसब होने का जो नुक्ता उठाया था उसकी बुनियाद पे उन्होंने केस ट्रांसफर करने के पर जोर नहीं दिया, असरार नहीं किया। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो एफआईए की रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा है ये जो 3 पोस्टें जो स्क्रीनशॉट दिए गए हैं इंक्वायरी के लिए, इनका यूआरएल या लिंक जो है वो दस्तयाब नहीं है। और हमने बड़ी छानबीन की है, तकनीकी तजज़िया भी किया है, टेक्निकल तजज़िया भी किया है, तो ये जो पोस्टें हैं ये जज साहब के अकाउंट से नहीं की गई हैं। तो इस पे ख्वाजा हारिस अहमद साहब जो हैं उन्होंने ये थोड़ा सा एक दाव खेलने की कोशिश की, क्योंकि जज साहब जो है ना हुमायूं दिलावर साहब, वो बड़े पुरएतमाद हैं इस हवाले से। वो बार बार ये जिक्र करते हैं कि जनाब ये मेरी पोस्टें नहीं हैं। आज भी जब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला चल रहा था और आमिर फारूक साहब के फैसले का इंतज़ार हो रहा था लोअर कोर्ट में, तो उन्होंने ये पूछा कि जनाब क्या बना, क्या खबरें हैं वहाँ। तो जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उन्होंने कहा कि जनाब कोई एफआईए को हदायत जारी कर दी हैं और कुछ उन्होंने एक केस रिमांड कर दिया है, और जो मुंतकिली वाला मामला था ट्रांसफ़र वाला वो उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। तो फिर जज साहब ने पूछा कि जनाब वो उनका क्या हुआ जिन्होंने वो झूठी जाली पोस्टें अदालत में लहराई थी। तो अमजद परवेज़ साहब जो इलेक्शन के वकील हैं उन्होंने कहा कि जनाब उन पर तो आपको प्यार आ जाता है। वो जो पिछली एक तो पेशियाँ पीछे जब वकला की लड़ाई हुई थी तो जज साहब ने फिर उनको आखिर पे माफ़ कर दिया था, नज़रअंदाज कर दिया था। इमरान खान ने भी माफ़ी मांग ली थी, अदालत में थे उस दिन अदालत में, और जो उनके वकील हैं ख्वाजा हारिस अहमद उन्होंने भी माफ़ी मांग ली थी। तो अब ख्वाजा हारिस साहब जो हैं उनको पता चल गया है ये 2 नंबरी हो गई हुई है, इमरान खान के सोशल मीडिया सेल ने की है या किसने भी की है, वो 2 नंबरी जो है उनको पता है कि ये 2 नंबरी है जो पोस्टों वाली है। तो उन्होंने प्रेस नहीं किया। जज साहब ने लिखा अपने फैसले में कि जनाब उन्होंने प्रेस नहीं किया। तो फिर उन्होंने ये भी कहा कि जनाब ये जो एफआईए की रिपोर्ट है ये एकतरफा रिपोर्ट है और इस पर मज़ीद कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन जज साहब ने जो लिखा है उन्होंने कहा कि जनाब ये कुछ लोगों ने जाली पोस्टें बना के सीनियर जुडिशल अफसर को बदनाम करने की कोशिश की है, यानी हुमायूं दिलावर साहब जो जज हैं उनको बदनाम करने की कोशिश की है। जज साहब ने तरदीद भी कर दी थी कि ये मेरी पोस्टें नहीं हैं, इसके बावजूद ये लगे रहे हैं, और उन्होंने कहा कि जनाब ये मज़ीद कार्रवाई का मतकाजी है। आखिर में जज साहब ने एफआईए को ये हुक्म दिया है कि इस मामले की इंक्वायरी की जाए, जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उन्हें शामिल तफ्तीश किया जाए और फिर इसकी रिपोर्ट जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश की जाए। यानी ये तो इन पोस्टों की बुनियाद पे केस ट्रांसफ़र करवाना चाहते थे, लेकिन काम उल्टा पड़ गया, गले पड़ गई इनके बात कि एफआईए को उन्होंने कह दिया है कि जनाब मुकम्मल तफ्तीश करें, यूआरएल वगैरह ये कहते हैं ना, आप फेसबुक वालों से पूछ लें, रिकॉर्ड निकलवा लें, वो अब निकलवाएंगे रिकॉर्ड, लग जाएगा पता कि ये पोस्टें ऐसे। जो जज साहब का एतमाद है हुमायूं दिलावर साहब का, उससे ये मुझे लगता है कि ये इन्होंने जालसाजी की हुई थी और ये पकड़े गए हुए हैं। अच्छा, इसमें मज़े वाली बात ये है कि 4 अगस्त को एक जजमेंट जारी होती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की तरफ से, वही जजमेंट जिसका हम जिक्र कर रहे हैं ये। तो उस पर जो तारीख है वो लिखी हुई है 3 अगस्त 2023, यानी डेट ऑफ डिसीजन जो है वो लिखा हुआ है 3 अगस्त 2023। ये कल 3 तारीख को इसकी समाअत हुई थी और खबरें ये चली कि फ़ैसला महफूज कर लिया गया। वो फ़ैसला महफूज नहीं था, वो इंतज़ार में था। अगर होता तो फिर उसकी नई काज लिस्ट जारी होती। तो इसीलिए 3 तारीख को ही, लेकिन इसकी टाइमिंग देखें, पहले ये सुप्रीम कोर्ट में मामला सुना जाता है और सुप्रीम कोर्ट में जब डिस्पोज ऑफ हो जाती है वापस लेने की बुनियाद पे इमरान खान की दरख्वास्त, तो उसके बाद ये 3 तारीख वाला फैसला जो है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो 4 तारीख को जारी करती है। जो कंस्पिरेसी थ्योरी की बात मैं कर रहा हूँ, साजिशी थ्योरी वाले जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि जनाब इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो जजमेंट जो है वो रोक के रखी हुई थी, जारी नहीं की थी, कि अगर ये जारी हो जाती तो मे बी सुप्रीम कोर्ट से कोई और हुक्म जारी हो जाता। अच्छा, एक बात मैं और बता दूं कि खबरें चल रही हैं कि जनाब
कि हक़ दफ़ा ख़त्म कर दिया, उसके ख़िलाफ़ जो केस है उस पे नोटिस जारी हो गए, वो हक़ दफ़ा ख़त्म नहीं हुआ। हक़ दफ़ा जब ख़त्म हो जाए तो फिर अदालत जो है वो एक तरफ़ा कार्रवाई करती है। हक़ दफ़ा ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि जो इन्होंने विटनेस दिए थे, लिस्ट दी थी गवाहों की दफ़ा के लिए, उसको गैर मुतल्लका ट्रायल कोर्ट ने जो है वो डिक्लेयर किया है, वो हक़ दफ़ा ख़त्म नहीं हुआ। अगर हक़ दफ़ा ख़त्म हो जाता तो फिर ख्वाजा हारिस साहब से दलाइल क्यों तलब किए जा रहे हैं? ये भी बहरहाल एक। और दूसरी जो है छुट्टियों वाली बात की जा रही है कि जनाब इसलिए जल्दी कर रहे हैं हुमायूं दिलावर साहब कि अगले हफ्ते लोअर कोर्ट की इस्लामाबाद में छुट्टियां शुरू हो जानी हैं, इन्होंने छुट्टी पे जाना है, पता नहीं क्या हो जाना है। ये छुट्टियों वाली बात भी एक मिथ ही है, फसाना है। लोअर कोर्ट में उस तरह की अब छुट्टियां नहीं होती, या आला अदलिया में कि कोई जज ही मौजूद नहीं होता। ये बैच बनते हैं आप कि अगर 60 जज हैं फ़र्ज़ करें इस्लामाबाद में, तो 29 जज जो हैं वो पहले बैच में काम करते रहेंगे और कुछ हफ्ते वो काम करेंगे, 1-2 हफ्ते, और फिर 1-2 हफ्ते जो है वो दूसरे जो पीछे लोग रह गए हैं वो काम करेंगे। ये ऐसे होता है, तो ये कंटिन्यू हो सकता है। ये जो हुमायूं दिलावर साहब की अदालत में छुट्टियों का कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है छुट्टियों तक मामला जाना ही नहीं है। ये बस एक दिन में उन्होंने, मुझे लग रहा है कि निपटा देना है। अब जो आमिर फारूक साहब ने जजमेंट दी है, पहले तो इमरान खान साहब भाग भूग जाते थे ना, इधर भाग गए उधर भाग गए, डिले टैक्टिक्स जो इस्तेमाल करते हैं ये, कभी सुप्रीम कोर्ट चल गए, कभी अभी इन्होंने कहा कि जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में हफ्ते वाले दिन छुट्टी होती है, कोई बेंच दस्तयाब नहीं होता, फिर अगे इतवार की छुट्टी आ गई। तो जो आमिर फारूक साहब की जजमेंट का पैराग्राफ नंबर 17 है, उसमें उन्होंने हदायत कर दी है इमरान खान साहब को कि इमरान खान साहब को जो वकला हैं वो ट्रायल कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट तो कहा है ना कि तमाम निकात का फैसला दोबारा करें, ज्यूरिडिक्शन वाला जो मामला है, लेकिन इनको भी ये हदायत की है कि भाई हुण नहीं, इधर उधर नहीं जाना। उनका जनाब इस बात को यकीनी बनाया जाए कि जब भी अदालत तलब करे दलाइल, तो दलाइल देने को यकीनी बनाया जाए। अब ये भाग नहीं सकते, अगर भागेंगे तो फिर सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ लेने कैसे जाएंगे? वो कहेंगे हमने जो हुक्म दिया था उसके मुताबिक आपको जाना चाहिए था। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान गायब हो जाए या ख्वाजा हारिस अहमद साहब जो हैं वो बीमार हो जाएं, अचानक कोई एक बहाना कर ले, तो वो जज साहब ने पहले कह दिया, पूरी एक टीम है इनके पास वकला की, ख्वाजा हारिस साहब नहीं तो बैरिस्टर गौहर साहब दे दें, वो नहीं तो कोई और साहब दे दें, दलाइल जो है दलाइल दे दें, कंक्लूड ही करना ना मामले को आप। तो वो अब भागने की गुंजाइश भी नहीं रही। मैंने कहा ना, ये लेने जाते हैं, दादरसी लेने जाते हैं, रिलीफ लेने जाते हैं, लेकिन उल्टा पड़ जाता है। FIA वाले भी फंस गए, इधर भी ये दलाइल देने के पाबंद कर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि मिस्टर जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के मुकदमात का हवाला दिया है, और दोनों मुकदमात जो हैं वो यही ताख़ीरी हरबे और अदालत की जुरिडिक्शन और हक़ शनवाई, इसी वाले से वो जजमेंट्स हैं। बेनज़ीर भुट्टो बनाम सरकार और नवाज शरीफ बनाम सरकार। और वो दूसरी बात जो है, जो कहते हैं पुलिस वालों को देख के कैसे पतली गली से निकले हैं, ये इनके वकला की एक बड़ी तादाद जो है वो अदालत में पेश होती है। अच्छा, जब यही अफरीदी साहब के पास केस लगा हुआ था ना, और नीचे वाली अदालत में हुमायूं दिलावर साहब की अदालत में मामला रुका हुआ था कि वहाँ से देखें क्या आता है, तो फिर उन्होंने ये बताया गया अदालत को इलेक्शन कमीशन के वकील की तरफ से कि जनाब सुप्रीम कोर्ट से जो ख्वाजा साहब हैं उन्होंने अपनी दरख्वास्त जो है वो वापस ले ली है। अदालत ने पूछा स्टे हुआ है, उनका नहीं जनाब, वो उन्होंने अपनी दरख्वास्त जो है वो वापस ले ली है। तो जज साहब ने कहा कि जो वकील हैं इमरान खान के, नियाजुल्लाह नियाज़ी साहब, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद भी रहे हुए हैं, उनसे उन्होंने कहा जनाब ख्वाजा साहब नहीं आते तो आप ही दलाइल दे दें। तो नियाज़ी साहब जो हैं उन्होंने कहा जनाब हम कहाँ भागे जा रहे हैं, लहजा देखें, मैं कभी दलाइल से भागा हूँ? यानी पहले एक तल्ख लहजा इख्तियार किया और फिर, और जज साहब ने कहा कि भाई अगर भागने ही रहे तो फिर दलाइल दे दें। तो नियाज़ी साहब ने ये कहा कि जनाब मैं दलाइल देने का मिजाज नहीं, क्योंकि इस केस में ख्वाजा साहब वकील हैं, ख्वाजा हारिस और बैरिस्टर गौहर, ये इमरान खान के वकील हैं। तो जज साहब ने कहा कि आप वकील नहीं तो फिर पेश कैसे हो रहे हैं, अदालत में कैसे खड़े हुए हैं?
تو جناب اس پہ انہوں نے کہا جناب میں غصے میں آ گئے نیاز صاحب، انہوں نے کہا جناب میں ایسا نہیں کروں گا جو ماضی قریب میں ہوتا رہا ہے، اور دھمکی میں تھوڑا سا ان کا لہجہ تھا. تو جج صاحب نے پھر اسی لہجے میں جواب دیا کہ جناب پہلے تو معافی مل گئی سی، پہلے معافی مانگی تھی نا، میں نے ذکر کیا پہلے، تو دوبارہ معافی نہیں ملے گی. تو نیاز اللہ نیازی صاحب نے جو آگے سے کہا ہے، ان کا جناب میں بھی عدالت کا آفیسر ہوں، آفیسر آف دی کورٹ ہوں، تو میں بھی بدلہ لے سکتا ہوں، باہر بندے بھی آ سکتے ہیں، اس طرح کی بات کی. تو جب یہ تلخی بڑھ گئی تو ظاہر ہے سکوٹی والے جو ادھر ہی ہوتے ہیں، تو فوری طور پر کمرہ عدالت میں پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ داخل ہو گئی. جب پولیس والے آئے ہیں تو وکیل صاحب جو ہیں اور ان کے جو ساتھ ادھر ادھر دوسرے لوگ تھے وہ پھر پتلی گلی سے جناب وہ نکل گئے. تو اس پہ جج صاحب نے کہا کہ میں نے عمران خان سے کہا تھا کہ آپ کے لگتا ہے آپ کے وکیل آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ وکیل صاحبان جو ہیں یہی کیس کو خراب کر رہے ہیں. اور اب انہوں نے کہا جناب 8:30 بجے عمران خان صاحب کے وکلا آ جائیں اور عمران خان صاحب بھی تشریف لیں اور اس معاملے پہ بحث کریں. اگر وہ نہیں آئیں گے تو پھر میں فیصلہ محفوظ کر کے فیصلہ سنا دوں گا. یعنی جج صاحب کا جو موڈ نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے. یہ جو ہے نا معاملہ کہ جب دیر ہو جائے گی کیا ہو جائے، اس میں جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں جیورسڈکشن پر بھی اور کیس پر بھی ان کے دلائل مکمل ہو چکے ہوئے ہیں، اور جیورسڈکشن پر دلائل دینے اب صرف خواجہ حارث صاحب نے. کوئی ایک آدھ نقطہ ایسا آ جائے جس پہ الیکشن کمیشن کے وکیل کو کوئی دلیل دینی پڑ جائے، کوئی بحث کرنی پڑ جائے تو پڑ جائے. قانونی پوزیشن جو اس میں ہے وہ یہی ہے کہ جناب جس وقت اعتراض کرنا تھا آپ نے دائرہ اختیار پر، اس وقت آپ نے اعتراض نہیں کیا. جب عدالت نے کاگنیزنس لے لیا تو اس کے بعد آپ یہ نہیں کر سکتے، اعتراض نہیں کر سکتے. اور پھر اس کے بعد بحث ہونی ہے، دلائل تھوڑے بہت صفائی کے دلائل جو دینا چاہیں گے یہ دے دیں گے، اور پھر فیصلہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ مے بی آج ہی، یعنی آج 5 اگست کو یہ فیصلہ جو ہے یہ سنا دیا جائے. اور فیصلہ جو ہے اگر میرٹس کو دیکھا جائے، پہلے بھی میں نے کہا تھا، تو عمران خان صاحب جو ہیں یہ سزا سے بچتے ہوئے نظر نہیں آ رہا. تکنیکی گراؤنڈس کی بنیاد پہ معاملات جو ہیں وہ اور ہیں، اور پھر جناب اس میں کوئی لیکونہ ہے، سکم ہے، رہ جاتا ہے، جو بھی ہو جاتا ہے، ایک دفعہ سزا ہو جائے گی اس کے بعد اپیلوں میں معاملہ چلے جائے گا، اور اپیل میں زیادہ سے زیادہ جو قید کی سزا ہے یا جرمانے کی جو سزا ہے وہ معطل رہ جائے گی، لیکن جو ان کا جرم ہے وہ تو برقرار رہے گا. اور پھر اگر جرم برقرار رہتا ہے تو پھر خان صاحب جو نہلی ہے. اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ خان صاحب نے جو ویکینڈ ہے نا، سنڈے، یہ جیل میں گزرنا ہے خان صاحب کا. اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے وی لاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.